नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि देश में कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल, कितने आवास और कितने उद्योग लग जाएँ कि फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी? या संभव है कि ऐसा कर पाना? मैं आप लोगों का ध्यान एक विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में प्रतिदिन 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि एक महीने में 20 लाख और एक साल में 2.5 करोड़ से भी अधिक। तो आखिर हम कितने कॉलेज, कितने अस्पताल, कितने उद्योग लगाएंगे? बेशक हम आज भी दूसरे नंबर पर हैं आबादी के मामले में। चीन हमसे कुछ करोड़ अधिक आबादी रखता है, लेकिन उसके पास भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक क्षेत्रफल है, यानी उसके पास हमसे 3 गुना अधिक ज़मीनें हैं। हम ज़मीनें कहाँ से लाएंगे? हम आबादी में अब उसको भी पार करने वाले हैं, चीन से भी आगे निकलने वाले हैं। तो हमारे पास ज़मीनें कहाँ से आएंगी? और आबादी बढ़ेगी तो सिर्फ बेरोजगारी की समस्या नहीं बढ़ेगी। आबादी के बढ़ने से महंगाई, प्रदूषण, महामारी, आतंकवाद और अराजकता सब कुछ बढ़ेगा। और जनसंख्या नियंत्रण के बिना इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये और अधिक बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आप खुद सोचिए कि दुनिया के कई देशों की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, 1 करोड़ से भी कम, और हमारे देश की आबादी है 150 करोड़। हम हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी हर एक दशक में यूपी और बिहार की वर्तमान आबादी के बराबर नई आबादी अपने देश में जोड़ ले रहे हैं। वो बाहर से नहीं आ रहे हैं। घुसपैठिए तो अलग हैं, ये इतनी आबादी हम अपने देश में बढ़ा रहे हैं। हर एक दशक में यूपी और बिहार की कुल आबादी के बराबर की आबादी हम ऐड कर ले रहे हैं। तो आखिर कहाँ से लाएंगे हम उनके लिए आबादी, रोजगार कहाँ से लाएंगे? स्कूल, मकान, अस्पताल, ये सब चीज़ें कहाँ से ला कर देंगे? कौन सी सरकार उनको पूरा कर देगी? कब तक मुफ्त की बिजली, कब तक मुफ्त का आवास, कितने आवास? यह कोई समस्याओं का समाधान है क्या? आखिर जनसंख्या नियंत्रण पर क्यों नहीं कोई बात करता है? क्यों नहीं चाहता है कोई कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने? इसकी सबसे बड़ी वजह मतदाता हैं, यानी हम लोग, क्योंकि हम इसके प्रति गंभीर नहीं हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम उसी को वोट देंगे जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगा। हम ही लोग गंभीर नहीं हैं, क्योंकि हम देशभक्त नहीं हैं। हम लोग किसी पार्टी के चमचे या अंधभक्त हैं। इसी में बटे हुए हैं। आजकल तो यही चलता है कि वो फलाना देखो उस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है। लेकिन देश के बारे में अगर सोचिए तो देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बढ़ती हुई आबादी। सारी समस्याओं की वजह क्या है? बढ़ती हुई आबादी। बेरोजगारी की वजह, प्रदूषण की वजह, घटती ज़मीनों की वजह, घटते खेतों की वजह, जंगल कटने की वजह, मौसम में बदलाव की वजह, ग्लोबल वार्मिंग की वजह, हर चीज़ की, हर समस्या की वजह अनियंत्रित आबादी है। इसलिए आज सभी को, हम सभी देशवासियों को, इसमें हिंदू मुसलमान या जातिवाद की बात नहीं है, धर्मवाद की बात नहीं है, हम सभी को यह आंख खोल करके देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जनसंख्या का असर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक जैसा पड़ने वाला है। तो आखिर नेता क्यों नहीं बात करते हैं इन समस्याओं पर? क्या सिर्फ खुश करके वोट लेने के लिए लोगों को सही गलत के प्रति जागरूक किए बिना उनको उन्हीं की हालत पर छोड़ देना उचित है? आखिर ये कैसा अंधविश्वास है कि बच्चों के जन्म के लिए सिर्फ ऊपर वाला जिम्मेदार है, और अगर हम आबादी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वो पाप होगा? आखिर खेत में फसल तभी उगती है जब किसान बीज बोता है। ईश्वर या कुदरत सिर्फ तभी जिम्मेदार है जब परिस्थितियां अनुकूल हों, लेकिन उसके बाद भी फसल ना हो। क्या हम धूप, बारिश, बाढ़, ये सब भी तो ऊपरी आपदाएं हैं ना? ये सभी तो देने वाला भगवान है, अल्लाह है, परमात्मा है।
क्या हम इनसे बचने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या हम छाता नहीं लगाते हैं? फिर तो उसको नाराज़ होना चाहिए कि हम बारिश कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, धूप कर रहे हैं और ये तो छतरी बचा करके लगा करके अपने आप को बचा ले रहा है। तो फिर हम आबादी को बढ़ाएँगे अपनी क्षमता के हिसाब से या उसको कंट्रोल करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, तो उस पे क्यों नाराज़ होगा ऊपर वाला? तो कुल मिलाकर हमें इन नेताओं की चालाकियों के विषय में सोचने की ज़रूरत है। उनका क्या है? उनको तो आजीवन पेंशन, आलीशान मकान, सारे सुख भोग रहे हैं और जब भी लाभ उठाना हो तो जनता को जाति, धर्म, बेरोजगारी, समस्याओं के नाम से उकसा करके, भड़का करके आपस में लड़वा दो, अपनी राजनीति चमका लो। लेकिन समस्याओं की मूल वजह जो है आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके विषय में एक शब्द भी नहीं निकालते। वो कुछ भी नहीं कहते कि हाँ आबादी को रुकनी चाहिए, आबादी नियंत्रित होनी चाहिए, हम कानून बनाएंगे आबादी को रोकने की। वो सिर्फ जनता के अंधविश्वास और अतिक्षा का लाभ उठा रहे हैं और जनता भी बेचारी वही चमचे और भक्त। यदि सबकी मंशा साफ होती, सारे नेताओं की जो कहते हैं कि हम जनता का भला चाहते हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता की परेशानी के लिए लड़ रहे हैं, हम आपकी ये समस्या का समाधान कर देंगे, हमारी सरकार लाइए, अगर उन सबकी मंशा साफ होती, वो निष्पक्षता चाहते, अनुशासन चाहते, तो कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून, CAB, CAA, NPR, ये सारे कानून कब के लागू हो चुके होते। आज हमारा देश आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम इन कानूनों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और न ही इसकी डिमांड कर रहे हैं नेताओं से, क्योंकि इन कानूनों के न होने का दुष्परिणाम हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर भुगतेंगी। एक बार में कभी कोई परफेक्ट कानून नहीं बनता है, पहले भी संशोधन होते रहे हैं। बाबा साहब जब कानून लाए थे तो उसमें आरक्षण, मैरिज एक्ट, शिक्षा संबंधित जितने भी मानवाधिकार के कानून हैं वो जस के तस नहीं हैं, उसमें संशोधन हुआ है। आतंकवाद संबंधी कानूनों में संशोधन हुआ है, उनको उसमें कुछ ऐड करके, कुछ को काट करके, जो ज़रूरत है उसको रखा गया, जो ज़रूरी है उसको जोड़ा गया, जो गैर ज़रूरी है उसको काटा गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, अब तक होता रहा है। बाबा साहब के कानून में कहीं भी वक्फ बोर्ड या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था, लेकिन वो लाया गया। कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत नहीं समझी गई, लेकिन उसकी ज़रूरत समझी गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत नहीं समझी गई, लेकिन उसकी ज़रूरत समझी गई। तो यह हम लोगों के सोचने की बात है कि हम किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। हमको मुफ्त में बिजली चाहिए, मुफ्त में राशन चाहिए, मुफ्त में आवास चाहिए। अरे कब तक मिलेगा? अगर ये जनसंख्या नहीं रुकेगी तो कब तक? ये मनरेगा फनरेगा जैसा कानून कब तक? तो अपनी आंखों को खोलिए, अपने मुद्दे, नेताओं के संकल्प पत्र, उनके घोषणा पत्र के ऊपर नहीं, अपना घोषणा पत्र बनाइए कि हमको ये चाहिए और जो ये करेगा हम उसी को देंगे। हमको मुफ्त का बिजली नहीं चाहिए, हमको समस्याओं के जड़ पर वार करना है, और समस्याओं का जड़ है सिर्फ अनियंत्रित आबादी। दुनिया की सभी समस्याओं की एक वजह है अनियंत्रित आबादी। आप किसी उद्योग को लगते हुए देखें ना, कोई भी उद्योग लगता है तो उसको लगाने वाला उद्योगपति ये सोच करके निवेश नहीं करता है कि बस हम आज बैंक से लोन लिए, शेयर के जरिए पैसा इकट्ठा किए और बस कल से मुनाफा मिलने लगेगा। वो 20-20 साल के बाद का सोच करके, 50-50 साल के बाद का सोच करके, वैज्ञानिकों को देखे हैं कितने सारे नए ग्रह उपग्रह खोज रहे हैं, जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। क्यों? धरती पर भविष्य में कुछ संकट है तभी तो। लेकिन उस संकट की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और उसकी वजह क्या है? धरती की आबादी, हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताएं। तो जो सामर्थ्यवान हैं वो कमज़ोर लोगों से अपने आप को कुछ ज़्यादा समय तक टिका कर रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इन समस्याओं से बचने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब भी, जैसे एक उद्योगपति निवेश करता है ना योजना के तहत अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लाभ पाने के लिए, अपने कंपनी को सस्टेन करने के लिए, उसी तरह हम मतदाताओं के लिए हमारा मतदान एक निवेश है। हमको सोच समझ कर निवेश करना है, सही जगह निवेश करना है।
अगर मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में पड़े रहे तो उससे थोड़े समय का लाभ तो मिलेगा, लेकिन इससे भविष्य जो है वो सिर्फ अंधकार में नहीं होगा, बिल्कुल काला हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि जो एक एक अमेरिका के बराबर आबादी एक एक 10-10 साल में अपने देश में बढ़ा रहे हैं, एक एक यूपी बिहार के बराबर आबादी हम 10-10 साल में बढ़ा रहे हैं, तो कौन नेता समस्या का समाधान निकाल देगा भाई? कोई निकालेगा? खुश करने की राजनीति करने वाले कभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे? कभी नहीं निकाल सकते। और जनता को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बस अपने जाति धर्म के चक्कर में लड़ते रहेंगे, लड़ा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी पार्टी के सब नेता खराब हैं या किसी पार्टी के सब नेता धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों में हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है कि हम अच्छा और ख़राब में से चुनें। हमको सिर्फ खराब और कम खराब में चुनना है। अच्छा और ख़राब में नहीं चुनना है, शुद्ध अशुद्ध में नहीं चुनना है। हमारा चुनाव खराब और कम खराब के बीच में है। अच्छों के बीच में चुनाव कब होगा? जब हमारे देश की राजनीति में IIT, IIM ऐसे इंस्टीट्यूट के लड़के बंदे राजनीति में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन एक लोगों के दिमाग में भर दिया गया ना कि राजनीति गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ नहीं है। जब आप गंदे लोगों को मौका देंगे ना तो परिणाम गंदा ही मिलेगा। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलिए। अगर वह गंदा है तो उसको शुद्ध करने के लिए सिर्फ पैसा और टैक्स देने से, बहुत बड़ा बिजनेस कर देने से नहीं होगा। आप एजुकेटेड हैं तो अपनी प्रतिभा को राजनीति के मैदान में लाइए। अपराध मुक्त तभी होगा जब आप जैसे शिक्षित लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे। नहीं तो फिर वोट दीजिए, कहीं गोली कहीं बंदूक, फैसला होता रहेगा, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, नतीजे वही। तो अब यह मांग जनता की तरफ से आनी चाहिए कि हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, CAA, CAB, NPR इन सब को लागू करेगा। क्योंकि देश को इनकी ज़रूरत है, इन कानूनों की ज़रूरत है, भविष्य को इन कानूनों की ज़रूरत है, कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है। और मैं ये कह रहा था कि किसी भी पार्टी में सारे नेता अच्छे नहीं हैं, सारे खराब नहीं हैं, लेकिन जो उसका मेन इंजन है ना, किसी ट्रेन का जब मेन इंजन जो होता है अगर ताकतवर होता है ना, तो सारे डब्बों को, चाहे जितने भी भारी हों, उनको ट्रैक पे खींच ही लेता है। तो मजबूत इंजन वाली सरकार चुननी है। और भविष्य में पढ़े लिखे लोगों को, जो IIT, IIM जैसे संस्थानों से निकले हुए लोग हैं, उन लोगों को, बल्कि जो हमारे बड़े नेता हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि वो इन लोगों को चुन करके लाएं। लेकिन ऐसा नहीं, वो मंशा भी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि IIT और IIM के हैं तो फिर देशभक्ति कूट कूट के भरी होगी। दुनिया के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं ना, वो भी ऐसे ही बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं ना, वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मानसिकता, चिंतन, यह भी ज़रूरी है। तो बस मेरा इतना कहना है कि हम वोट उसी को देंगे जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात करेगा, उसके पक्ष में रहेगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में कोई बच्चे पैदा करने से मना करने की बात नहीं है, 2 बच्चों के बाद प्रतिबंध लगाने की बात है। बच्चे सिर्फ 2। नमस्कार।